विक्रम ने उसे देखकर कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम्हें केबिन में आने के लिए नॉक करने की जरूरत नहीं है। प्रीति ने कहा, आपकी चाय। विक्रम ने चाय लेकर कहा, और आपकी? इतने में चंदन दूसरी चाय ले आया। प्रीति ने मुस्कुराकर चंदन के हाथों से चाय ली और कहा, मुझे 2-3 दिनों के लिए दिल्ली जाना है। आप तो जानते हैं पलक का बर्थडे है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मैं भी जाऊंगा, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है। फिर वो मुस्कुरा दिया। प्रीति ने उससे कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी यहाँ से दिल्ली तक कंपनी मिल जाएगी, पर यहाँ का काम। विक्रम ने कहा, उसकी चिंता मत करो, वैसे भी तुमने काफी अच्छे से हैंडल कर रखा है। मुझे लगता है हम 2 दिन बाहर रहेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चाय पीकर प्रीति बाहर जाने वाली थी। फिर उसने मुड़कर विक्रम से कहा, तो क्या हमारे साथ वो चुड़ैल? अपनी जीभ काटकर फिर कहा, मेरा मतलब है सुधा भी जाने वाली है। विक्रम ने कुछ सोचकर कहा, पता नहीं, मैंने अभी तक उसे कुछ बताया भी नहीं है और ना ही बताने वाला हूँ। प्रीति ने मुस्कुराकर उसे देखकर कहा, थैंक यू, नहीं तो ये 6 घंटे किसी टॉर्चर से कम नहीं होते। फिर कब चलना है? विक्रम ने कहा, कल सुबह निकल जाएंगे, ऑफिस में सबको थोड़ा काम समझाकर। प्रीति ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर दोनों ने ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। उधर काठ गोदाम में प्रीति ने आश्रम की महिलाओं को जल्दी ही सारी चीजें समझा दी थी। सभी जल्दी ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लगी हुई थी। तभी विक्रम भी वहां आया। वो भी प्रीति के साथ सभी का काम देख रहा था। तभी उसके कान में आवाज आई, ओए चिकने, आज का दिन तो फिर बन गया हमारा, जो सुबह ही तुम्हारे दर्शन हुए हैं। विक्रम ने इधर उधर सर करके देखा, पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसके कान लाल हो गए थे। उसने मन में सोचा, इसलिए मैं नहीं आता हूँ यहाँ। पता नहीं कैसी औरतें हैं, क्या सोचेगी प्रीति मेरे बारे में। उसके गाल भी अब शर्म से लाल होने लगे थे। उसने एक नजर प्रीति को देखा, पर जैसी ही उससे नजर मिली, विक्रम ने शर्म से अपनी गर्दन नीचे कर ली। प्रीति ने मुस्कुराकर देखा और मन में कहा, कभी कभी ये बंदा मुझे बड़ा ही क्यूट लगता है। देखो कैसे शर्माता है। सच ही तो है, बड़ा चिकना है ये, बिल्कुल लड़कियों के समान गाल लाल लाल हो गए हैं। और वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। विक्रम कुछ देर इधर उधर देखता रहा, पर जब थोड़ी देर के बाद भी प्रीति का घूरना खत्म नहीं हुआ था, तो उसने कहा, प्लीज अब तुम ऐसे मत देखो, वैसे भी यहाँ आकर मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, यहाँ सब ऐसे ही परेशान करती हैं मुझे। विक्रम की बातें सुनकर प्रीति बोली, तुम्हारे पास जुबान नहीं है क्या? इतनी औरतें मिलके तुम्हें छेड़ती हैं और तुम मर्द के नाम पर धब्बा बोल नहीं सकते क्या कुछ? अभी तक तो मैंने ये सुना था कि लड़के छेड़ते हैं, पर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम पूरे के पूरे उल्टे हो। विक्रम ने उसे देखा और मासूमियत से कहा, पर ये इतनी सारी क्या कर सकता हूँ मैं? प्रीति ने कहा, तो क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें कुछ ना बोले? अभी भी औरतों की खुशपुसाहट सुनाई दे रही थी। कुछ तो विक्रम को एक टक देखे जा रही थी, जिससे विक्रम अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसने तो जाने का मन बना लिया था, पर पैकिंग के पहले उसका प्रोडक्ट को चेक करना जरूरी था। प्रीति ने उसे कुछ सोचते हुए देखा, फिर कहा, क्या वाकई तुम लड़ोगे तो नहीं? विक्रम ने नाम में सर हिला दिया। प्रीति ने फिर पूछा, क्या तुम सुधा से शादी कर रहे हो? विक्रम ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, शादी और उसे बिल्कुल नहीं। प्रीति ने फिर कहा, पक्का? यदि मैंने बोला तो उसके बाद ये कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी, मुझ पर गुस्सा मत होना बस। विक्रम औरतों के कमेंट से परेशान था, फिर प्रीति भी उसे परेशान कर रही थी। उसने चिढ़कर कहा, जो करना है जल्दी करो, बस ये फिर मुझे परेशान ना करे। वैसे तुम कुछ खतरनाक तो नहीं करने वाली हो ना? प्रीति ने फिर कहा, नहीं, कोई खतरा नहीं होगा तुम्हें। तो बात करूं? विक्रम ने अब उसे घूर कर देखा तो उसने भी चिल्लाकर सभी औरतों से कहा, किसने विक्रम सर को चिकना कहा? जरा सामने तो आना। सभी की आवाज आनी बंद हो गई थी। हल्की सी खुसर पुसर फिर भी हो रही थी। प्रीति ने फिर कहा, देखो एक बात कान खोलकर सुन लो, एक तो तुम इनके आश्रम में हो और ये तुम लोगों की हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, पर तुम लोग बदले में इन्हें परेशान करती हो। बंद करो ये सब। फिर कुछ सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं विक्रम सर की मंगेतर हूँ, इसीलिए कान खोल के सुन लो। अब यदि विक्रम जी के बारे में मैंने कुछ भी सुना और तुम लोगों ने उन्हें परेशान करने की कोशिश भी की तो मुंह नोच लूंगी तुम लोगों का, कच्चा चबा जाऊंगी। यदि तुम लोगों का टेस्ट खाने में गंदा लगा तो फ्राई करके कुत्तों को खिला दूंगी। फिर मुझे मतलब नहीं रहेगा कि तुम सब यहाँ आश्रम में हो। विक्रम तो उसे आंखें फाड़कर देखने लगा। प्रीति ने जो भी कहा उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। प्रीति जल्दी ही वहां से भाग गई।
उसने मन में कहा, भाग ले प्रीति, इससे पहले विक्रम सर बॉम्ब फोड़े। उधर आश्रम में महिलाओं की तो आवाज ही बंद हो गई थी। आखिर उनका चिकना अब उनका जो नहीं रहा था, बल्कि किसी खतरनाक शेरनी का होने वाला था। प्रीति ने केबिन में आकर अपना पर्स उठाया और बाहर की तरफ चली गई। बाहर उसने अरुण को इंतजार करते पाया। अरुण ने प्रीति से कहा, प्रीति जी, वो तेज सर का घर जो ऑफिस के बगल में है तैयार हो गया है। आज से आपको उतनी दूर रिजॉर्ट जाने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपका सारा सामान शिफ्ट हो गया है। प्रीति ने हाँ में गर्दन हिला दी और अरुण के साथ चली गई। उधर विक्रम कुछ देर सोचने के बाद केबिन में आया। वो प्रीति से बात करना चाहता था कि वो उसके साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकती है। जब उसे नहीं देखा तो वो भी नानी के घर की तरफ चला गया। तनु और तेज भी कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच गए थे। फिर वो भी कार से राजवीर के घर की तरफ निकल गए। वहां घर भी एकदम चमक भरा था। तनु ने उदास भरी नजरों से तेज की तरफ देखा, फिर घर की तरफ बढ़ गई। वहां कदम रखते ही हंसने की आवाजें आ रही थी। तेज और तनु ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर घर की तरफ बढ़ गए। उधर काठ गोदाम में शाम को विक्रम फिर अपनी नानी के घर के पीछे वाली पहाड़ी पर बैठा था। उसके दिमाग में आज की घटनाएं चल रही थी। तभी उसका फोन बजा, जो शिल्पा का था। शिल्पा ने कहा, कहाँ है यार, तू इतना गुम कैसे रहने लगा? विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बोल रही है? शिल्पा ने कहा, ऐसा ना बोलूं तो क्या, खुद को कभी फोन करने की याद ही नहीं रहती है। अब बता, पलक के बर्थडे में आ रहा है या नहीं? विक्रम ने कहा, तेरी बेटी का बर्थडे है, नहीं आया तो जान खा जाएगी, तो आ रहा हूँ। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कब तक आओगे? विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कल सुबह ही निकल जाएंगे, बस ऑफिस में सबको काम समझा दे, शाम से पहले पहुंच जाऊंगा। अब तो खुश? शिल्पा ने कहा, तो सुन, प्रीति को ले आना। विक्रम ने कहा, ले आऊंगा, चिंता मत कर। पता है तेरी एक लौती ननंद है, थोड़ी नटखट है, ध्यान से लाना है ताकि उसे कोई भी दिक्कत ना हो। शिल्पा उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। उसने फिर कहा, ठीक, तो अब कल मिलते हैं, बाय। विक्रम ने भी बाय बोलकर फोन रख दिया। विक्रम के चेहरे पर भी प्रीति की बात को याद करके मुस्कुराहट आ गई थी। उसने कहा, सच उसकी ननंद पूरी पागल है। कुछ देर ऐसे ही कार के बोनेट पर बैठकर वो ठंडी हवाओं को महसूस करने लगा। फिर नानी का ध्यान आने पर कार में बैठकर वापस घर चला गया। उसे पता था जब तक वो नहीं जाएगा नानी खाना नहीं खाएंगी। प्रीति घर में आ गई थी। ये बड़ा वाला घर था जहाँ पहले पलक अपने नाना जी के साथ रहती थी। प्रीति घूम घूम कर सारी जगह अच्छे से देख रही थी। उसने अरुण से कहा, वाकई ये बंगला बहुत सुंदर है। वो अपने आप को समीर के साथ इमेजिन कर रही थी। उसने मन में कहा, ये घर बहुत ही प्यारा है। भागते दौड़ते शहर में भला आराम कहाँ है? जो सुकून गांव के घर में है जनाब, वो सुकून शहर के मकानों में कहाँ है? गांव के घर आई तो पता चला है घर किसे कहते हैं। पर इस प्यारे घर में बस एक ही कमी है समीर, बहुत दूर है तुम्हारे घर से हमारे घर का किनारा। पर हम हवा के हर झोंके से पूछ लेते हैं, क्या हाल है तुम्हारा? काश मेरा घर तेरे घर के बराबर होता। तू ना आता पर तेरी आवाज तो आती। बस एक नजर देखकर ही प्यार कर बैठे तुमसे। बस आस है एक मुलाकात तो हो जाती। अरुण उसके लिए खाना ले आया था। उसने अपने कपड़े बदल के खाना खाया और चैन की नींद सो गई। तेज और तनु जैसे ही कमरे में अंदर आए, तनु और तेज की मुस्कुराहट बढ़ गई थी। दोनों ने देखा रूपा, वीर और दिग्विजय सिंह राठौर सिंघानिया जी के साथ बैठे थे। उन्हें देखकर दोनों बहुत खुश हुए। तेज ने जल्दी ही जाकर सभी के पैर छुए। तनु भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, पर जैसे ही उसने दादाजी के पैर छूने की कोशिश की, उन्होंने उसे झुकने से रोक दिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, हमारे परिवार को इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पर तेज के कारण तुम्हें जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। तनु ने कहा, परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी, इसमें किसी का दोष नहीं है। आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। फिर तनु जाकर रूपा के गले लग गई। रूपा ने धीरे से उसके कान में कहा, जब मैं पूछ रही थी तो तुम छुपा रही थी। देखो, तुम्हारी खुशखबरी सुनकर हमसे वहां रहा नहीं गया। जब से तुम्हारी तबीयत खराब होने का सुना है, दादू को तो सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि तुम्हें डेनमार्क वापस ले जाए। पलक के बर्थडे के बाद तुम्हें भी हमारे साथ डेनमार्क जाना है, तो तैयार हो जाओ जाने के लिए। तनु मुस्कुरा दी। फिर उसका ध्यान चिंटू बंटी की तरफ गया, जो पलक के साथ खेलने में बिजी थे। तनु मुस्कुराकर उन्हें देख रही थी।
उसने कहा, देखो दोनों कैसे पलक के साथ बिजी हो गए हैं। रूपा ने भी पलक को देखकर कहा, पलक है ही इतनी प्यारी। जब चिंटू और बंटी का ध्यान तेज और तनु की तरफ गया, वो दोनों दौड़कर ही उनकी तरफ आ गए। तेज ने आगे बढ़कर चिंटू को गोद में उठा लिया और बंटी तनु की गोद में चला गया। बंटी ने तनु के गाल पर किस करके कहा, आप कहाँ गई थी चाची? आप नहीं जानती हमें आपकी कितनी याद आई। मैंने चाचा से भी पूछा था, देखिए आखिर उन्होंने आपको ढूंढ लिया। आप हाइड एंड सीक खेल रही थी ना, चाचा ने आपको हरा दिया। अगली बार चाचा छुपेंगे तो आप उन्हें ऐसे ही ढूंढ लाना।